जी भाई, सवाल किसी का कोई कल के लेक्चर में से? जी सर, हुक्म करें। कहाँ पर लिखा हुआ है? सफ़ा नंबर बताइए। 31 जी। स्पेसिफिक टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। जी जी, क्या करना है? जी, इसका मतलब है स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर ही स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर होता है। ज़्यादा हो गया, सॉरी। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर इस स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर होता है। ठीक है, फिर बोलूं? नहीं नहीं, मैं आखिरी बार बोलता था। ये लिख के कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखें, स्पेशल टैक्स ईयर की मिसाल बनाई, ठीक है। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है। मेरे भाई, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में आता है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर आता है 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22। क्या ये स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख इस वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? तो स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का ये कैलेंडर ईयर, ओके, 2022 है। तो ये कैलेंडर ईयर ही इस वाले स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर होगा। अब बात समझ आई? और मैंने आपको इसका आसान हल ये बताया था कि स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख के बाद जो भी 30 जून आती है, वो बस आप समझ लें। सर ये तो टैक्स ईयर है, कैलेंडर ईयर तो नहीं है। जी, ये तो टैक्स ईयर है, कैलेंडर ईयर ये नीचे। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, उसने यही कहा है कि जो इसका कैलेंडर ईयर है वो इसका टैक्स ईयर है। कैलेंडर ईयर, ये टैक्स ईयर है सर। कौन सा? ये टैक्स ईयर। हाँ, ये इसका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर सुने 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 सुने, ये किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है नॉर्मल टैक्स ईयर? 22 में, ऐसे ही है ना? 22 कैलेंडर ईयर में आ रहा है, तो टैक्स ईयर 22 ही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो यहाँ पे कहना चाह रहा है, वो कह रहा है इस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर है ना, वही इसका स्पेशल टैक्स ईयर है। ओके, तो बात आपकी भी दुरुस्त है, बात इनकी भी दुरुस्त है। जी, और कोई सवाल किसी का? हाँ जी हमजा साहब, याद आ गई आपको? ओके जी, और कोई सवाल किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? चलें फिर आगे। चलिए जी, कल हमने रेजिडेंट स्टेटस पढ़ने की ज़रूरत की थी, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी शख्स का पाकिस्तान में स्टे 183 या उससे ज़्यादा दिन होगा, तो उस शख्स को उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान में रेजिडेंट कहा जाएगा। यही पढ़ा था। और फिर इसमें कुछ शकूक व शबात थे हमारे, जिसमें पहला मसला ये था कि दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा हो, चाहे वो दिन पाकिस्तान में आने का हो या चाहे वो दिन पाकिस्तान से जाने का हो, वो पूरे का पूरा दिन ही पाकिस्तान में काउंट होगा। ऐसे ही है। फिर कोई छुट्टी हो गई, पब्लिक हॉलीडे, या कोई सिक लीव हो गई, या कोई आप अपनी हॉलीडे स्पेंड पे चले गए, या फिर आपने कोई भी आपका काम जो है वो ना हो सका किसी लॉकडाउन, किसी स्ट्राइक की वजह से, तो स्टिल वो तमाम दिन आपके पाकिस्तान में ही काउंट होंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन थी जिसमें आपका पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा, और वो कौन सी वजह थी? वो वजह थी कि जब आप दो मुख्तलिफ जगहों में सफ़र कर रहे हों और वो दोनों जगह पाकिस्तान से बाहर की हों, और उस सफ़र की वजह से आप सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हों, तो फिर आपका पाकिस्तान में होना भी पाकिस्तान में काउंट नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो ये एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, और यहाँ पर आके हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था। आई अंडरस्टैंड आपको कल मैंने 2-3 सवाल होमवर्क दिए थे, वो भी डिस्कस करते हैं। पहले हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो बाकी 2 पॉइंट्स हैं ना, इनको पूरा कर लेते हैं। ले जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82 पेज 32, आपको पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ लिया। सी और डी नजर आ रहा है, ये बी किधर गया भाई? बी किधर है? किताब के अंदर गलती है? नहीं भाई, बी जो है वो लॉ में ज़रूर मौजूद था, पर लॉ ने वो डिलीट कर दिया, तो इसलिए वो बी यहाँ से भी निकल गया। तो ये किताब में कोई गलती नहीं है भाई, जो नंबरिंग लॉ के अंदर मौजूद है वही नंबरिंग किताब के अंदर भी दी गई है। तो ए के बाद एक बी पॉइंट हुआ करता था कभी, लेकिन वो बी पॉइंट डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो अब वो बी ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि सी बी बन जाए और डी सी बन जाए, लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में जो चीज़ डिलीट हो जाए ना, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, कि ये चीज़ थी और डिलीट हो गई, तो इसलिए सब चीज़ें अपनी जगह पे कायम रहती हैं। तो ए के बाद सी है जी। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि ए, सी और डी में से कोई एक पॉइंट भी लग गया तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। देखते हैं जी।
एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर, एक इंडिविजुअल को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट कहा जाएगा इफ द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं या अफसर हैं वफाकी हुकूमत के या सूबाई हुकूमत के, पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर, और आपकी पोस्टिंग टैक्स ईयर में पाकिस्तान से बाहर हुई है। मिसाल ले लें एम्बेसडर की, जो सफ़ीर होते हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के जो सफ़ीर अमेरिका में बैठे होंगे उन भाई साहब ने 5 साल वहीं पे गुजार दिए होंगे, वो तो एक दिन भी पाकिस्तान नहीं आए होंगे। तो मेरे भाई उन पे तो 183 दिन वाली बात लागू ही नहीं होती। लेकिन लॉ मेकर ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए आपने दिन नहीं गिनने, बस आपने देखना है कि क्या ये लोग सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। अगर हैं और इनकी पोस्टिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है तो बस इतना काफ़ी है इनको रेजिडेंट कहने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी सरकारी मुलाजिम है और आपको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया तो फिर आप ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाएंगे, आपके लिए नंबर ऑफ डेज आर इररेलेवेंट। बात समझ आ गई? तो अगर आप में से कोई सीए करके मिसाल के तौर पे वापडा में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लग जाता है और उसको ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाता है यूएस से, तो बस ठीक है सर, आप रेजिडेंट बन गए। बेशक आप पाकिस्तान में एक दिन नहीं गुजार रहे, लेकिन इस कानून के तहत आप रेजिडेंट बन गए। बात सबको समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? जी सर, कोई सवाल? सब अच्छा है, सब ओके है। चलें जी, पॉइंट नंबर डी पे चलते हैं फिर अब हम। अच्छा, पॉइंट नंबर डी जो है ना, आप ये समझ लें कि ये 1 साल पहले पॉइंट आया था, ये लास्ट ईयर जुलाई में आया था, और ये पॉइंट जो है ना ये सिर्फ जिद में आया हुआ पॉइंट। इस पॉइंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बट स्टिल पढ़ना तो है, कानून में लिखा है। मैं अब आपको पढ़ाता हूं तो आप फिर खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी बोंगी मारी हुई है लॉ मेकर ने, बट स्टिल लेट्स स्टडी। ले जी, एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर, एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा एक टैक्स ईयर में इफ द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पहली शर्त आ गई कि आप पाकिस्तानी शहरी हों। तो ये बातें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, रिकी पोंटिंग उन पे अप्लाई नहीं होती। हाँ, अगर उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी ले रखी है एक कि चलो एक डुअल नेशनलिटी होनी चाहिए, तो फिर उन पे ये बात लागू होती है। लेकिन ये बातें सिर्फ शौकत पे, छोटे शौकत पे, मज़ीद छोटे शौकत पे और शदीद छोटे शौकत पे ही अप्लाई होती हैं, जो कि सारे के सारे पाकिस्तानी शहरी हैं। ठीक है जी? तो पहली शर्त ये होगी कि आप पाकिस्तानी शहरी हो एंड इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री, और किसी दूसरे मुल्क में मौजूद ना हो फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, और किसी दूसरे मुल्क में आपका स्टे 182 दिन से ज़्यादा का ना हो। ठीक है जी? तो अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपका स्टे किसी दूसरे मुल्क में 182 दिन से ज़ायद का नहीं है, तो आपको पाकिस्तान में रेजिडेंट तस्वुर कर लिया जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा 182 दिन ना किसी एक मुल्क की बात हो रही है। यानी कि अगर आपने 150 दिन अफ़गानिस्तान में गुजार दिए और 50 दिन ईरान में गुजार दिए तो ये आपके 200 दिन बनते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी एक मुल्क में 182 से ज़्यादा गुजारने की बात हो रही है। तो सर आप माशाल्लाह पाकिस्तान में रुके 30 दिन, उसके बाद आप सीए कर चुके थे, आपने कहा था नौकरी गई भाड़ में, पहले वर्ल्ड टूर करके आते हैं, माशाल्लाह सीए किया, थक गए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होना ज़रूरी है। और आपने दुनिया के 55 ममालिक जो है ना उनमें सैर तफरी शुरू कर दी, हर मुल्क में आपने 4-4 दिन गुजारे, तो 55 इंटू 4 बनते हैं 220 दिन। 220 दिन आपने दूसरे ममालिक में गुजार दिए और पाकिस्तान में भी आपने कोई 130-40 दिन गुजार दिए। अब लॉ मेकर यहाँ पर आके ये कहेगा क्या तुम पाकिस्तानी शहरी हो? आप कहेंगे हाँ जी हूँ। क्या किसी एक मुल्क में तुमने 182 या उससे ज़्यादा दिन गुजारे हैं? सॉरी, 182 या उससे ज़्यादा नहीं, 182 से ज़्यादा दिन। 182 इक्वल पे कुछ नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा पे हो रहा है। 182 ज़्यादा दिन गुजारे हैं? नहीं सर, मैंने तो 4-4 दिन गुजारे हैं। बस फिर तुम पाकिस्तान में रेजिडेंट हो। सर मैं कैसे रेजिडेंट हूँ? मैंने तो 183 या उससे ज़्यादा दिन गुजारे नहीं। हाँ, तुम पॉइंट ए के तहत नहीं, लेकिन तुम पॉइंट डी के फर्स्ट बुलेट के तहत रेजिडेंट बन गए हो, क्योंकि तुम पाकिस्तानी शहरी भी हो और तुम्हारा स्टे दुनिया के किसी भी मुल्क में 182 से ज़्यादा दिन का नहीं है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस दिन आप पाकिस्तान से बाहर गए, आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लग गई, बात समझ आती है। उसके बाद आप दुनिया में जिस मुल्क में भी जाएं, पाकिस्तान को क्या पता आप कहाँ पे हैं? ओह नो, कैसे पता लगेगा उनको? उनको कैसे पता लगेगा? दुनिया के आधे से ज़्यादा ममालिक इस वक्त आईटी टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं जहाँ पे पासपोर्ट की एंट्री एग्जिट स्टैंप लगती नहीं है।
आईडी कार्ड से कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि आप इधर गए कि उधर गए कि उधर गए? खुद बताएंगे। हाँ जी, बस यही एक शराफत रह गई है। सॉरी, शराफत का वर्ड यूज़ नहीं करना, बात कहीं और चली जाती है। यही मासूमियत रह गई है कि हम खुद आके बताएंगे कि जी हम यहाँ 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 गए थे। इसके अलावा लॉ मेकर के पास पकड़ने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये एक ज़बरदस्ती का पॉइंट है कि किसी तरीके से लोगों को रेजिडेंट बनाया जाए और उनसे टैक्स वसूल किया जाए, तो नहीं पता लग सकता भाई। अगर आप लाहौर से चले गए दुबई, पता लग जाएगा। दुबई से सऊदीया चले गए, कैसे पता? सऊदीया से अफगानिस्तान चले गए, कैसे पता? अफगानिस्तान से इराक चले गए, कैसे पता? इराक से इंग्लैंड चले गए, कैसे पता? मुझे नहीं पता इनको कैसे पता लगेगा, लेकिन बहरहाल आप सच्चे हैं तो आप बता देंगे। कौन बोल रहा है? हाँ जी, नहीं होता ना ऐसे। इतना कॉन्फिडेंशियल डाटा कौन देता है भाई? ये आपकी एक जो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं इन लोगों को टिकट के लिए, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना एयरलाइन का हक है, मतलब एयरलाइन का फ़र्ज़ है, सॉरी। और अगर एयरलाइन ने वो डाटा लीक कर दिया तो आप एयरलाइन पे केस कर सकते हैं कि भाई तुमने मेरा पर्सनल डाटा मेरी इजाज़त के बगैर क्यों दिया। तो इसलिए ऐसे नहीं होता कि भाईजान वो उनसे पूछ लेंगे, और हुकूमत इतनी वेली है कि वो आपको ही देख रही है कि ज़रा पता करो ना ये किधर गया हुआ है। तो ये भी ज़रा कुछ बातें हैं ना, तो एनफोर्समेंट और बहरहाल इन चीज़ों, खैर एनीवेज छोड़ें, हमारी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो नहीं है। पता लगे ना लगे हमें क्या लगे, हमें तो पेपर में सवाल आना, हमने तो उसी को देखना ना। तो सर एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट, एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक इंडिविजुअल को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा इफ द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तानी शहरी है। एंड सेकंड बुलेट, एंड हु इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, और वो दुनिया के अगर किसी मुल्क का रेजिडेंट टैक्स पेयर नहीं है ना, तो हम उसको बुलाएंगे आजा मेरा भाई तू यहाँ का रेजिडेंट है फिर, ठीक है। तो अगर एक शख्स दुनिया के किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो वो समझ लें पाकिस्तान का रेजिडेंट है। यार हंस क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं हो सकता ऐसे। तो एक बंदा अगर न्यूजीलैंड में बैठा है और वो किसी मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, तो अब पाकिस्तानी किसी तरीके से उसको ढूंढ निकालेंगे कि तू पाकिस्तान का रेजिडेंट है, आ जा फिर इधर ही, ठीक है जी। तो सर ये 3 पॉइंट्स थे, बल्कि ये इफेक्टिवली वैसे 4 बन गए क्योंकि डी के अंदर 2 बातें लिखी हुई हैं। तो सर ये 4 बातें हो गई, इन चारों में से कोई एक शर्त भी अगर पूरी हो जाए तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। फिलहाल नीचे बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इनको देखते हैं। मिस्टर कामरान इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेड इन चाइना फॉर 100 days एंड स्टेड इन जर्मनी फॉर 100 days, हिज स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 165 days। सर क्या इनका स्टे पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन का है? नहीं सर। क्या ये कोई पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जिनकी पोस्टिंग बाहर हुई है? ओके। क्या ये पाकिस्तानी शहरी हैं और किसी एक मुल्क में इनका स्टे 182 दिन से ज़्यादा का ना हो? ये सिचुएशन है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। देखें 100 चाइना में, 100 जर्मनी में। मैंने कहा था किसी एक मुल्क में 182 से ज़्यादा होना चाहिए। कलेक्टिवली नहीं करना, इंडिविजुअली करना है। तो सर ठीक है, इस हिसाब से तो ये रेजिडेंट बनते हैं भाई। ही इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल बिकॉज ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन वन फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 182 days। तो किसी एक मुल्क में 182 दिन से ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए? नॉन रेजिडेंट होने के लिए, ठीक है। ऐसे ही है ना, 182 से ज्यादा होना चाहिए नॉन रेजिडेंट होने के लिए। 182 से कम होगा तो फिर वो पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा। बात समझ आई? दूसरी एग्जांपल पे आइए। मिस्टर तैमूर इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेड इन चाइना फॉर 183 days, ही स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 182 days। लें जी, क्या किसी एक मुल्क में स्टे 182 से ज्यादा हो गया? तो सर ही इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो डी का फर्स्ट बुलेट लग गया भाई। 182 से ज्यादा दिन ये रुक गए हैं तो अब ये नॉन रेजिडेंट है। अगर ये 182 चाइना में रुक जाते, एक दिन हांगकांग रुक जाते और पाकिस्तान में 182 हो जाते, तो फिर ये पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्टे किसी एक मुल्क में 182 का नहीं है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, पर कोई मसला नहीं, मैंने 3-4 दफ़ा रिपीट कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर गिलगित वाले भाई, हुक्म। जी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये कोई घरेलू सवाल तो नहीं है? अच्छा ओके, अक्सर होता है ना वो घर में भी कोई इस तरह का सिनेरियो होता है तो यहीं पे बगैर फीस के पूछ लेते हैं। अच्छा चलें पूछें, कोई बात नहीं, पूछे कोई बात नहीं। जी मेरे भाई, चैप्टर 6 हमारा आना है टैक्स क्रेडिट्स का, वहां पे कुछ केसेस में हमें छूट मिल जाएगी, ठीक है, कुछ केसेस में हमें छूट मिल जाएगी।
लेकिन कुछ ममालिक के साथ ना पाकिस्तान की टैक्स ट्रीटी है। ये टैक्स ट्रीटी क्या होता है, इसमें हम ना दूसरे मुल्क के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारे जो शहरी आपके मुल्क में है ना, आप उनसे टैक्स वसूल ना करें, हम खुद कर लेंगे, और हमारे जो मुल्क में आपके शहरी हैं हम उनसे टैक्स वसूल नहीं करते, आप वसूल कर लीजिएगा। तो अगर तो टैक्स ट्रीटी होगी उन दोनों ममालिक के दरमियान में तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज चैप्टर 6 में टैक्स क्रेडिट कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो देख लेंगे जनाब। हम बेसिकली इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। जी। जैसे हम विराट कोहली की एग्जांपल लें, वो आया है वैसे टूरिज्म के लिए पाकिस्तान, तो उसने इनकम तो यहाँ कोई जनरेट नहीं, तो फिर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। अभी ये जो मैंने आपको बताया था ना कि हम रेजिडेंट स्टेटस किसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, ये सवाल उससे मुतल्लिक था, ये आपका सवाल कुछ ना कुछ उससे मुतल्लिक था। ये बात इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर कोई छुट्टी का सोच के बैठा हुआ है ना तो प्लीज़ फिर वो अगले 4-5 दिन ना ही आए तो बेहतर है, खुद भी तंग होगा, हमें भी तंग करेगा। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल हमने ये बात भी डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, और कल हमने कोई टैक्स निकालने का ना थोड़ा बहुत तरीका भी सीखना है, तो इसलिए कल ज़रा छुट्टी ना ही कीजिएगा तो बेहतर है, बल्कि पड़ोसियों को भी ले आइएगा। यहाँ तक सब अच्छा है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? पास पेपर करने से पहले हम पहुंचेंगे सेक्शन 84 पे, जहां पे लिखा है रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पर्सन 3 तरह के हैं जी, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। हमने देख लिया कि इंडिविजुअल कब जो है वो रेजिडेंट होगा। अब देख लेते हैं कि एओपी कब रेजिडेंट होगी। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे और नोट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे एक अदद एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और इसके 3 पार्टनर्स हैं। ले जी, एक एओपी है, इस एओपी के 3 पार्टनर्स हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये 3 दोस्त हैं जी, बचपन से इकट्ठे पढ़े पले बड़े। क्या हुआ यार, ये कौन है ये? मैं तो ऐसे ही ज़हन में नाम है मैंने लिख दिए। चले 3 दोस्त हैं बचपन से इकट्ठे, इन्होंने सीए किया, इकट्ठे बड़े हुए, और एक दिन तीनों इकट्ठे समोसों की दुकान पे बैठे हुए समोसे खा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना समोसे की दुकान ही बना ली जाए, और वहीं से इनकी पार्टनरशिप बिजनेस का और इनकम का आगाज़ हो गया। अब सबसे पहले सवाल का जवाब मुझे ये दें कि जो पार्टनरशिप इन तीनों ने मिलकर बनाई, इस पार्टनरशिप के मामलात जो भी हैं, चाहे वो इंतजामी मामलात हों चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हों, कौन संभालेगा? ये तीनों ही संभालेंगे ना, ऑब्वियसली जिम्मेदारी इनकी है तो यही संभालेंगे। काम बांट लेंगे, काम बांट लेंगे। नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि मेरा काम है समोसे खाने का, मैं समोसे खा खा के चेक करूंगा ठीक है कि नहीं, बात को कहीं और ना ले जाया करे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि पैसों पे मैं बैठूंगा, और खान साहब ने कहा कि चलो ठीक है यार, ये प्रोडक्शन वगैरह और सेल वगैरह मैं देखूंगा, तो ये सब मामलात जो है मैं देखूंगा। तो तीनों ने अपने अपने मामलात जो है वो बांट लिए। इस जुमले को ध्यान से सुनिएगा, एओपी के मामलात सारे पार्टनर्स के पास होते हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एओपी रेस्ट्स विद द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एओपी के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके पार्टनर्स के पास होता है ना, क्या ये बात दुरुस्त है? ओके, इस जुमले को आपने ज़हन में रखना है। अब हम 3 सिनेरियोज ड्रॉ करते हैं, 3 सिनेरियोज ड्रॉ करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि ये तीनों पार्टनर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, बल्कि तीसरा पहले कर लेते हैं, ये तीनों ही पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और अगला सिनेरियो, आधे पाकिस्तान में है आधे नहीं है, हो सकता है कुछ है कुछ नहीं है। यहां पे सारी पाकिस्तान में है, यहां पे कोई पाकिस्तान में नहीं है, और यहां पे कुछ पाकिस्तान में है कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, ये भी नहीं है, आते जाते रहते हैं। ये इधर कहीं है, अच्छा हाँ, कैमरा लगे इंसान मन, ओके ठीक है जी। तो भाई ये 3 सिनेरियोज आपके पास हो गए। अब जो मैंने आपको जुमला कहा था कि याद रखना है, अब वो जुमला यहां पे लिखते हैं। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एओपी इज होली
इन पाकिस्तान। बोले कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारे का सारा पाकिस्तान में है, क्या मैं ये बात कह सकता हूँ इस सिनेरियो में? ओके, इस सिनेरियो में हम क्या कह सकते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एओपी इज पार्टली इन पाकिस्तान। ये बात भी समझ आ गई। और यहां पे क्या लिख सकते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एओपी इज नॉट इन पाकिस्तान। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ओके, अब जरा बात समझें कि पाकिस्तान में होने का मतलब क्या है। देखें, पाकिस्तान में होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा साल ठुक के पाकिस्तान में बैठे रहना है और एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाना। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पार्टनर्स साल के दौरान कभी ना कभी पाकिस्तान आए हैं, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही क्यों ना आए हों। बस तीनों पार्टनर्स पाकिस्तान साल के दौरान आए हैं। बात समझ आ गई? इसका क्या मतलब है? खान साहब या तो पूरा साल पाकिस्तान में मौजूद हैं या किसी ना किसी वक्त के लिए, अरसे के लिए पाकिस्तान आए हैं। वो दोनों बिल्कुल ही नहीं आए। और तीसरे सिनेरियो में तीनों ही नहीं आए। तो पाकिस्तान में होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे साल के 365 दिन आपने पाकिस्तान में रहना है। बस एक दफा आके चले भी गए ना तो शर्त पूरी हो जाएगी कि आप पाकिस्तान में मौजूद थे। मान ली बात कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन पाकिस्तान। ये बात सबको समझ आ गई है? वो क्लियर है सब? ओके। अगर ये सिचुएशन हो और ये सिचुएशन हो तो एओपी को रेजिडेंट कहा जाएगा, और अगर ये सिचुएशन होगी तो एओपी को नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। बात समझ आ गई? तो अगर एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारे का सारा पाकिस्तान में हो या पार्टली भी पाकिस्तान में मौजूद हो तो एओपी रेजिडेंट है, और अगर सारे का सारा पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। सबको ये बात समझ आ गई? तो इट मींस के एओपी का एक पार्टनर भी पाकिस्तान में आ गया तो वो एओपी फौरन से रेजिडेंट बन जाएगी, क्योंकि ये वाली सिचुएशन लग जाएगी। और अगर सारी आ गए फिर तो वो ये वाली सिचुएशन है। तो इन दोनों पे एओपी रेजिडेंट है। पहले डेफिनेशन पढ़ लें, फिर सवाल और फिर नोट कीजिएगा। पेज 33 सेक्शन 84, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एन एओपी शैल बी अ रेजिडेंट एओपी फॉर अ टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर में एक एओपी को रेजिडेंट एओपी कहा जाएगा इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एसोसिएशन, अगर उस एसोसिएशन का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान, सारे का सारा पाकिस्तान में मौजूद हो, और पार्टली इन पाकिस्तान, या थोड़ा बहुत भी मौजूद हो। अगला जुमला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम। सर साल में किसी भी वक्त, इसीलिए मैंने आपको कहा पूरा साल की बात नहीं हो रही। एक दफा भी आके चले गए तो काम चल जाएगा। ओके, तो एट एनी टाइम का मतलब क्या है कि साल में किसी भी वक्त एक भी पार्टनर पाकिस्तान आगे चला गया तो शर्त पूरी हो जाएगी इन द ईयर। ये बात सबको समझ आ गई? अब सवाल पूछ लीजिए और नोट कर लीजिए। कोई सवाल है किसी का? परेशान लग रहे हो? यहाँ पे सर जी वो 83 डेज वाला वो कुछ नहीं 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 सर, इनके लिए 183 दिन वाली कोई बात नहीं है। बल्कि एक चीज और देख लें, चले मेरे भाई, इसका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का तरीका आपको सेक्शन 84 में नजर आ रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, और ये तीनों रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, ये बात हमने सेक्शन 82 में पढ़ ली हुई है। ओके, तो पेपर में इसका रेजिडेंट स्टेटस निकालना और तरीके से है, इनका निकालना और तरीके से है। हो सकता है ये तीनों नॉन रेजिडेंट हो लेकिन एओपी रेजिडेंट हो, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। देखे ना, अब ये तीनों एक एक दिन के लिए सिर्फ पाकिस्तान आए, तीनों एक एक दिन के लिए पाकिस्तान आए, इंडिविजुअल तौर पे तो नॉन रेजिडेंट है ना, लेकिन जब एक एक दफा भी पाकिस्तान आ गए तो ये तो पहली शर्त पूरी हो गई, एओपी रेजिडेंट बन गई। तो इसीलिए पार्टनर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकलेगा और एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग तरीके से निकलेगा। इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। अगर वो पार्टनर का स्टेटस पूछे तो फिर सेक्शन 82 वाले कवानीन है, अगर वो एओपी का पूछे तो सेक्शन 84 वाले कवानीन है। तो पेपर में बड़े ध्यान से सवाल देख लेना है कि वो एओपी का स्टेटस पूछ रहा है या पार्टनर्स का पूछ रहा है, क्योंकि हमारी नजर में ये सब अलग अलग पर्सन्स हैं। ठीक है जी, ये अलग पर्सन है, वो अलग पर्सन है। कुछ बात समझ आ रही है कि पहली भी जा रही है? ओके एओपी भी रेजिडेंट है और ये भी रेजिडेंट है जी, तो फिर एओपी का अलग टैक्स होगा? जी बिल्कुल, एओपी का अलग टैक्स होगा, बिल्कुल एओपी का अलग टैक्स होगा भाई। चैप्टर 12 की बात है ये।
लेकिन एओपी का अलग टैक्स होगा। पार्टनरशिप में सिर्फ वो पर्सनल इनकम पे नहीं। पता नहीं यार, अभी मैंने पढ़ के नहीं आया, मैं याद नहीं करके आया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल एओपी का अलग टैक्स होगा, पार्टनर्स का अलग टैक्स होगा, सब टैक्स देंगे। जी शायद डबल टैक्सेशन होगी। चैप्टर 12 का इंतजार करें, तुम्हें तो पता ही है उस्मान। नोट कीजिए और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। जी हमजा साहब, कोई सवाल आपका? चश्मा किधर है? अच्छा मैं उधर नहीं हूँ, इधर इधर ऐसे ही बस देखने के लिए कि अच्छा हो रही है, क्लास शुरू हो गया, सर जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं। अच्छा ओके, अब कल से आगाज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। सुबह के दोपहर? अच्छा, वैसे मैंने कम ही देखा है कि लोग सुबह आएँ, सुबह वाले भी ना इस क्लास में बैठे होते हैं, सुबह आंख नहीं खुलती ना, आदत नहीं है जल्दी उठने की। चलें जिधर भी आपका दिल करे बस आ जाएं, सही पढ़ लें, सही बस यही काफ़ी है। मुझे कोई तराज़ नहीं सुबह आना है कि शाम को आना है, जब मर्जी आ जाएं। दोनों क्लासेस बिल्कुल बराबर बराबर चल रही हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही। जी भाई, रेजिडेंट एओपी में किसी को कोई इशू, कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं? चलिए जी, चलें फिर आगे आ जाए जी। सेक्शन 83 रेजिडेंट कंपनी के ऊपर। यार अभी नोट कर रहे हो यार, जल्दी करो यार, जल्दी करो। कौन बोल रहा है? जी सर। सर मैं अभी पास्ट पेपर सारे डिस्कस करता हूँ, अभी मुझे बस 2 मिनट दे दें, मैं ज़रा ये डेफिनेशन ख़त्म कर लूँ ताकि इनके भी पास्ट पेपर साथ ही हो जाएं। जी मेरे भाई इजाज़त है? चलें जी। रेजिडेंट कंपनी सेक्शन 83, सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे आप और कहीं नहीं देखेंगे। अब हम यहाँ पे एओपी की जगह बनाएंगे कंपनी, और आपको इस बात का शायद पता हो कि कंपनी के अंदर पार्टनर्स नहीं होते, कंपनी के अंदर कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर शेयर होल्डर एक ही बात है, एक ही बात नहीं है वैसे, लेकिन चलिए एक ही बात है, डायरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स हैं तो कंपनी के अंदर कौन होंगे? डायरेक्टर्स। ओके, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एओपी के मामलात उसके पार्टनर संभालते हैं तो कंपनी के मामलात कौन संभालता है? उसके डायरेक्टर संभालते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, उसी तरीके से 3 सिनेरियो बना लेते हैं। उसी तरीके से पहला सिनेरियो के तीनों डायरेक्टर्स पाकिस्तान में हैं या किसी भी टाइम साल के दौरान पाकिस्तान आए, कुछ आ गए कुछ नहीं आए, तीनों ही नहीं आए। यहां पे सिनेरियो ये है कि सिर्फ इस सूरत में कंपनी जो है वो रेजिडेंट बनेगी अगर उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में मौजूद होगा। अगर पार्टली पाकिस्तान में मौजूद हो या पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो तो फिर वो कंपनी नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो दोनों बातों में ये फ़र्क है। क्या आप सबको ये बात समझ आई? लेकिन थोड़ा सा फ़र्क और भी है, उसके लिए हमें ज़रा पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 83 की डेफिनेशन। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर। एक कंपनी को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट कंपनी कहा जाएगा इफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर वो कंपनी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून के तहत बनी है तो फिर वो कंपनी ऑटोमेटिकली रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। सबसे पहले ए, बी और सी, बी और सी के बीच में देखें एंड लिखा है या और लिखा है? और लिखा जाने का मतलब यह है कि तीनों में से कोई एक बात पूरी हो जाए तो कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी। ठीक है जी,
और का मतलब ये है कि तीनों में से कोई एक बात पूरी हो जाए तो कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता ना तो इसका मतलब है कि फिर तीनों बातों का पूरा होना जरूरी है। तो अब और लिखा है तो किसी एक बात का पूरा होना जरूरी है। तो सर रेजिडेंट कंपनी के लिए ना कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर कंपनी पाकिस्तान में कानून के तहत बनी है तो फिर कंपनी रेजिडेंट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी फजूलियात देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पेपर में कह देना कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान, वहीं रुक जाए, वहीं कह दे रेजिडेंट कंपनी है बस। अब उसके डायरेक्टर पाकिस्तान आए हैं नहीं आए डजेंट मैटर, क्योंकि एक शर्त पूरी होनी थी और वो हो गई। लेकिन अगर वो कह देना कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो फिर आप कहेंगे नहीं ये पाकिस्तान के कानून के तहत तो नहीं बनी हुई। अब सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। फिर देखें कि क्या इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल में किसी भी वक्त पाकिस्तान में पूरे का पूरा मौजूद था, यानी कि ये वाला सिनेरियो। अगर ये वाला सिनेरियो था तो फिर कह दें कि ये कंपनी रेजिडेंट है। तो हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि नेस्ले पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में कानून के मुताबिक बनी है, तो हमें यह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका डायरेक्टर पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं आते। बस वो पाकिस्तान में कानून के तहत मौजूद है तो बस रेजिडेंट कंपनी होगी, ठीक होगी बात। लेकिन जब बात होगी एडिडास की, एडिडास पाकिस्तान में कहीं मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में किसी कानून के तहत मौजूद नहीं है, तो फिर आपको सेकंड स्टेप पे देखना पड़ेगा यार एडिडास के कैनेडा डायरेक्टर्स कौन है। 6 डायरेक्टर्स हैं इसके, देखो जरा साल में किसी भी वक्त ये 6 के 6 पाकिस्तान आए हुए हैं, हाँ जी सर आए हुए हैं, तो फिर वो रेजिडेंट बन गई। और अगर नहीं आया तो फिर नॉन रेजिडेंट। कुछ बात समझ आई? तो सबसे पहले आपने उसकी रजिस्ट्रेशन चेक कर लेनी है। अगर तो वो पाकिस्तान की है तो कहानी वहीं खत्म हो गई, रेजिडेंट कहते हैं उसे। लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में किसी कानून के तहत नहीं है तो फिर जाके चेक करें कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है। तो कंपनी में एक फ़र्क ये भी है, एओपी के अंदर सिर्फ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं देखनी, कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी देखनी है। ये बात सबको समझ आती है? और आखिरी पॉइंट ऐसी ज़बरदस्ती का है, और इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अगर तो वो सूबाई हुकूमत है या बल्दियाती हुकूमत है तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। मेरे भाई ये बात ना इसने ऐसी ज़बरदस्ती लिखी हुई है, याद रखिएगा कि सूबाई हुकूमत हो या बल्दियाती हुकूमत हो, इन्होंने अपनी कुछ इनकम्स के ऊपर ना टैक्स पे करना होता है। हुकूमत भी टैक्स पे करती है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हुकूमत टैक्स पे करती है तो फिर जारी बात है उसका टैक्स भी कैलकुलेट होगा। अगर टैक्स कैलकुलेट होगा तो क्या उस पर इंडिविजुअल वाले असूल लगेंगे, एओपी वाले लगेंगे या कंपनी वाले लगेंगे? किसी ने कहा भाई ये हुकूमत जो है ना इंडिविजुअल नहीं होती, किसी ने कहा पार्टनरशिप भी नहीं होती, तो किसी ने कहा कंपनी भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कंपनी के ना बड़े करीब करीब होती हैं, तो इसलिए ना इनको कंपनी में डाल दो। तो सिर्फ इस मकसद के लिए उनको कंपनी में ऐड किया गया है, अदरवाइज ये कंपनी होती नहीं है। सिर्फ टैक्सेशन के लिए कि इनकी टैक्सेशन कैसे होगी तो उनको कंपनी में डाल दिया गया। तो सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत ये सारी की सारी रेजिडेंट कंपनीज ही हैं। अब बताइए किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? वो समझ आती है कि नहीं? वो पता लगे अजीब शहजादे बैठे हो, समझ ही कुछ नहीं आ रही। कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी उस्मान साहब कोई सवाल? सब अच्छा है, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? और पूछ लो सवाल, इससे पहले तुम्हारा सवाल पूछा जाए। नहीं, मर्जी आपकी। नोट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन 81 पे आते हैं और फिर पास्ट पेपर पे आते हैं। जी पाकिस्तान के किसी कानून के तहत 1973 की आइन की दफा 302 के तहत मिसाल के तौर ऐसे कोई बात होगी जी? हाँ जी, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। आपको पाकिस्तान में नाइकी के जूते मिलते हैं ना? मिलते हैं, लेकिन नाइकी पाकिस्तान में तो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जूते आपको मिल जाते हैं। जूते ही तो मिलते हैं यहाँ, समझ रहे? तो इसलिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी रजिस्टर ना हो लेकिन आपको चीज़ें मिल जाएं, बिल्कुल हो सकता।
जी भाई ओके है, सब अच्छा है, क्लियर है, चलें फिर आगे। वो चल बोलें तो सही। सेक्शन 81 रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्संस, इन डेफिनेशंस को पढ़ के इंशाल्लाह आप कुछ नहीं सीखेंगे। अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, एक पर्सन को रेजिडेंट पर्सन कहा जाएगा। पर्सन क्या होता है भाई? इंडिविजुअल एओपी कंपनी। सर अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा तो पर्सन भी रेजिडेंट ही होगा ना? नहीं, कॉमन सेंस। अगर एओपी रेजिडेंट है तो पर्सन भी रेजिडेंट है, अगर कंपनी रेजिडेंट है तो पर्सन भी रेजिडेंट है। पर्सन ही है ना तीनों, अल्टीमेटली तो पर्सन ही है तीनों। तो यही वो कह रहा है, अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट कंपनी, और इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर द ईयर। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर ये तीनों रेजिडेंट होंगे तो पर्सन भी रेजिडेंट ही होगा। तो बड़ी बात की है इसने। और द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी हमें ज़बरदस्ती से इसने ऐड किया हुआ इसके अंदर। उसने कह दिया फेडरल गवर्नमेंट भी मेरे लिए एक रेजिडेंट पर्सन ही है। बहरहाल इग्नोर करें, आगे चलते हैं। अ पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर द टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। अगर आप रेजिडेंट नहीं होंगे तो फिर आप रेजिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये मतलब था इस जुमले का। तो अगर आप रेजिडेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आप रेजिडेंट नहीं हैं। कोई सवाल, किसी को कोई मुश्किल, कोई परेशानी? सेक्शन 81 में कोई मसला? ये कौन बोल रहा है पहले मुझे ये बताएं। ये लॉ बना कौन रहा है? ये जो पहले बना रहे थे वही बना रहे हैं? कौन है जी? जो पहले बना रहे थे वही बना रहे हैं। बस ऐसे ही है मेरे दोस्त। असल में ना मसला बताऊं क्या है, जो लॉ पढ़ने वाले हैं ना वो भी बनाने वाले जैसे ही हैं। उनको जब तक बताया ना जाए कि जो रेजिडेंट नहीं है वो रेजिडेंट नहीं है, उनको भी समझ नहीं आती कि अच्छा हम रेजिडेंट नहीं है तो मतलब हम रेजिडेंट नहीं है। इसलिए उनको बताना पड़ता है कि आप रेजिडेंट नहीं है तो आप रेजिडेंट नहीं है। तो बनाने वाले भी वैसे, पढ़ने वाले भी वैसे, सारे ही एक जैसे। तो फिर यही हालात होते हैं जो बने हुए। ठीक है जी, ले जी आ जाए माजी के पर्चा जात पे, पास्ट पेपर्स पे। भाई आप अंग्रेजी वाले हैं। सफ़ा नंबर 49 पे मिलेगी आपको सवाल नंबर 28 की लाश। हाँ जी, ये सानेहा कब पेश आया था? ये दुर्घटना पेश आई थी सितंबर 2019 में। थी वैसे 2 नंबर की, लेकिन चलें कोई बात नहीं। किसी का पेपर 48 या 49 पर रहा होगा तो उसको ये सवाल बहुत याद आया होगा। जॉन, पता नहीं क्या लिखा है, अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट्स टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। भाई को फ्रांस के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही मिला था। ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई 2008 टू 25 फरवरी 2009। 10 जुलाई 8 से लेके 25 फरवरी 9 तक ये भाई साहब पाकिस्तान में मौजूद रहे। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जॉन फ्रांसिस फॉर टैक्स ईयर 2009। सर आ गया फॉर टैक्स ईयर 2009। टैक्स ईयर 9 आपने ज़हन में रखना है। अगली बात सुनिएगा, एज्यूमिंग दैट द कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। चलें जी, अब बताइए, अब इस सवाल में मुझे बता दें कि ये जॉन साहब रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट हैं। ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? कैसे दिन आपने काउंट किए? टैक्स ईयर 2009। मुझे बता दें टैक्स ईयर 2009 में कौन सा ड्यूरेशन होती है, कौन से 12 महीने होते हैं? ओके चलें जी, 1 बाय 1 आते हैं। उसने कहा टैक्स ईयर 2009। टैक्स ईयर 2009 वैसे तो 1 जुलाई से लेके 30 जून 2009 का पीरियड होता है, लेकिन उस सवाल में कह दिया कि आपका तो कैलेंडर ईयर जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर है। ऐसे ही है, वो टैक्स ईयर है। तो मुझे बता दें कौन से वाला ईयर इस 2009 को रिप्रेजेंट करेगा? 1 जनवरी 9 से लेके 31 दिसंबर 9, ये वाला पीरियड होगा टैक्स ईयर 9? नहीं सर, 1 जनवरी 8 से लेके 31 दिसंबर 8 का पीरियड। सर इस सवाल में आपको ये आइडेंटिफाई करना था खुद से। वो जरा ना उल्टे रास्ते से आया। पहले आपको वो ये बता के कहता था टैक्स ईयर बता दो, आज उसने आपको टैक्स ईयर बता के कहा ये खुद निकालो। तो ऐसा भी होता है भाई जिंदगी में। कुछ बात समझ आई? क्लियर है? तो उसने कह दिया कि कैलेंडर ईयर आपका टैक्स ईयर है, मान ली बात, और साथ कह दिया टैक्स ईयर 9। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टैक्स ईयर 9 जो है वो कौन से वाला कैलेंडर ईयर होगा। सर ये वाला कैलेंडर ईयर जो है, जो स्पेशल टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर 9 होगा।
अब हमने इस दौरान देखना है कि जॉन साहब जो है वो पाकिस्तान में कितना अरसा रुके। अब बताइए भाई कब पाकिस्तान आए? 10 जुलाई। तो जुलाई के जरा दिन बता दें कितने बनते हैं। ये आपने 22 कैसे गिने हैं? ऐसे गिने ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे ही गिने ना। कोई बात नहीं, दुनिया को पागल कहने दें, कोई मसला नहीं, पागल बन जाए लेकिन आंसर ठीक होना चाहिए। 22 अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में 31, 30, 31, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। और भाई साहब कब? 25 फरवरी को गया ना, तो जनवरी में क्यों? अच्छा, उसका टैक्स ईयर यहां पे खत्म हो रहा है। ओके, कितने दिन? इस सवाल का आंसर कैसे देंगे आप लोग? बस लिखाएंगे आंसर में नॉन रेजिडेंट, ऐसे करेंगे? जब भी सिनेरियो बेस्ड सवाल आएगा 3 स्टेप्स में जवाब देना होता है, और ये 3 स्टेप्स को लिखने की जरूरत, पेपर की बात करूं अभी आप जरूर लिखेंगे, पेपर में कोई नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो होता है जो आपने ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने लॉ एज इट इज प्रोड्यूस करना होता है, यानी इसके जवाब में आप लिखेंगे अ रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल शैल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ हिज स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। ये आपने लिख दिया लॉ एज इट इज, आपने लॉ लिख देना, ठीक होगी बात। दूसरे स्टेप पे आपने सिनेरियो जो सवाल में दिया गया है इसको लिंक करना है किसके साथ? लॉ के साथ। और ये आप कैसे लिंक करेंगे? एज मिस्टर जॉन्स स्टे इन पाकिस्तान इज फॉर 175 डेज, और इसकी कैलकुलेशन आप कहीं ब्रैकेट में या वर्किंग में दे देंगे, दैट इज लेस देन 183 डेज। सिनेरियो लॉ के साथ लिंक हो गया। और आखिरी स्टेप होता है कंक्लूजन। Therefore, Mr. John will be considered as a non-resident individual for tax year 2009। ऐसे जवाब हम हमेशा सिनेरियो बेस का दिया करेंगे। सबसे पहले लॉ की प्रोविजन एज इट इज जो हमने याद की होगी वो लिखा करेंगे, फिर हम ये लिखा करेंगे कि हमारे जो सवाल का सिनेरियो है वो इस लॉ के साथ कैसे लिंक हो रहा है, और एंड पे आप कंक्लूजन दे दिया करेंगे। ये तीनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तब आपके पूरे नंबर आएंगे, अदरवाइज खदशा रहेगा, 49, 48 की टेंशन ही रहेगी फिर। क्या ये बात सबको समझ आती है? जी, जितना वर्ड टू वर्ड हो जाए उतना बेहतर है, ठीक है जी, जितना हो जाए उतना बेहतर है, करीब करीब भी हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है जी। कोई सवाल? 1 जनवरी से, ये उसने सवाल में टैक्स ईयर 9 बोला है, ऐसा ही है। फिर उसने कहा कि आपका कैलेंडर ईयर जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर है। अब आप मुझे बताएंगे कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। सर कौन सा 1 जनवरी से 31 दिसंबर टैक्स ईयर 9 कहलाएगा? 8 वाला। ये कैलेंडर ईयर का टैक्स ईयर 9 बनेगा ना, तो उसने आपको इस सवाल में ये दे के ये निकलवा लिया, आज से पहले ये दे के ये निकलवा रहा था, तो कोई नहीं, वो वर्क बैक करवा दिया उसने। तो ये इस तरीके से है, ठीक है जी। तो टैक्स ईयर से साल निकालना आना चाहिए कि ये कौन से 12 महीने हैं, ठीक है मेरे भाई। सवाल पूछिए। सब अच्छा है? सब अच्छा है। कुछ नोट करना चाहेंगे या आगे चलें? आए जी सवाल नंबर 26 पे। कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी आपको पता है क्या होती है? इसकी बात इंशाल्लाह चैप्टर 5 में वैसे होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे होते हैं, ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक मार्केट पे खरीदो फरोख्त हो रही होती है जी। पब्लिक कंपनी, हाँ ठीक है। कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30 जून। KL इज नाउ कंसिडरिंग टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 30 सितंबर। नहीं जी, आपका साल 30 जून से चेंज करके 30 सितंबर पे जा रहे हैं। मुझे बता दीजिए, हम नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे हैं, स्पेशल से नॉर्मल पे आ रहे हैं? हम नॉर्मल से स्पेशल पे आ रहे हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल, स्पेशल एंड अपनी तरफ से बड़ा सिनेरियो बनाया था उसने ऊपर, एंड पे दी उसने आपको वही रट्टे वाली डेफिनेशन। वो कहता है नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की तारीफ बता दो, तो क्या आप तारीफ नहीं बता सकते? कब बता सकते हैं आप? अगर आपने याद की होगी। अगर नहीं याद की होगी तो फिर कभी इस वाले पड़ोसी का चेहरा देखेंगे, कभी इस वाले पड़ोसी का चेहरा देखेंगे,
फिर पेपर में यही होगा, इसलिए याद करके जाना बहुत ज़रूरी है। 6 नंबर है, बाकी कितने रह गए? 44, वो भी आ ही जाएंगे पेपर में। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है तो भाई क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्स ईयर चेंज करने की, क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या ये बात हमने पढ़ ली हुई है? जी बिल्कुल, कल ही तो पढ़ी है। तो क्या लिख कर आएंगे? कोई भाई साहब जरा हाथ खड़ा करके बता दें आसान अल्फाज में। आई डोंट वांट अंग्रेजी। कमिश्नर को राइटिंग में लिख के देते हैं। कमीशन को राइटिंग में लिख के दे देंगे। क्या लिख के देंगे? कंपेलिंग नीड बताएंगे, ठीक है। डिस्कशन होगी, कप ऑफ टी होगी, फिर वो शायद इजाजत दे दे इस बात की। यार आप लोग बड़ा फ्रैंकली जवाब नहीं दे रहे। ये पेपर में ना घरेलू सा माहौल बन जाना है, तो थोड़ा सा कानून का भी लेके आए बीच में, मेहरबानी करें। ये बड़ा ही आपने ये चाय पे बुलाएंगे, गुफ्तगू होगी, मेहरबानी करें थोड़ा सा कानून की भी अल्फाज डालें। इतनी सादा अंग्रेजी नहीं चलेगी वहाँ पे, थोड़ी सी ज़रा लॉ की अंग्रेजी डालें, पता लगे कि यार इसने कोई किताब भी पढ़ी हुई है। कहेगा कहानियाँ सुन के आ गया, वही कहानी इधर लिख रहा है। ओके, तो इतना भी ज़रा ईजी नहीं हो जाना भाईजान। सबसे पहले ये देखिएगा कि रिक्वायरमेंट्स उसने आपसे पूछी हैं जो कि कलीम लिमिटेड ने पूरी करनी है। कलीम लिमिटेड ने एक तो राइटिंग में एप्लीकेशन देनी है, वो वाला पॉइंट आप पूरा लिखाएंगे जो आपको पता है, और साथ कंपेलिंग नीड वाला पॉइंट लिख कर आएंगे। ये 2 काम कलीम लिमिटेड ने करने हैं। बाकी सर डिस्कशन के लिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए बुलाना, रीजंस ऑफ रिजेक्शन देना, ये तो कमिश्नर का काम है, ये कलीम का काम तो नहीं है। ये तो नहीं आप लिख के आएंगे। और वैसे भी देखें नंबर कितने हैं इसके? सर 2 में तो इतना ही आता है, 2 में तो इतना ही आता है बस, इससे ज़्यादा तो नहीं आता। 2 में तो 2 पॉइंट ही आएंगे। तो इस चीज़ों को भी ना ज़हन में रखा करें। ये कोई आपकी मैट्रिक या एफएससी की क्लास नहीं है जहाँ पे आपको नंबर ऐसे मिल रहे होते हैं 1 2 3। यहाँ पे आपको प्रॉपर टू द पॉइंट लिखना है और उसी के नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर होगी बात? कोई इशू किसी को? आइए सी पॉइंट पे। स्टेट द टैक्स ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008। वो कहता है कि जो टैक्स ईयर 30 सितंबर 2008 को खत्म हो रहा है, मुझे उसका टैक्स ईयर बता दो। टैक्स ईयर 2009 की आवाजें आ रही हैं, सही कह रहे हैं लोग कि 2008 है ये? जी बिल्कुल 2009 है ये, आप सही कह रहे हैं। इतना तो आपको पता लग ही गया कि इसके बाद जो 30 जून आती है उसको देखना होता है। अच्छा, जो आगे लिखा है ना द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग, ये चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर 15 में देखेंगे, इसको छोड़ दें। किसी को कोई कंफ्यूजन? 26 में जो ए पॉइंट है, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल स्पेशल और ये ट्रांजिट, जी भाई, इसके सिर्फ डिफाइन करेंगे जिस तरह ये पे नंबर 32 जी पेज नंबर 32 पे जो तारीफें लिखी हुई हैं बस आपने वो लिख लेनी है। 32 पे 31 पे? 32 पे जो एग्जांपल है वैसे करेंगे। 32 पे जो एग्जांपल नहीं वैसे नहीं करेंगे भाई। पेज नंबर 31 के 1 में नॉर्मल है, 2 में स्पेशल है, 9 में ट्रांजिशन है। ये तीनों आप एज इट इज हु बहू लिख कर आएंगे। एज इट इज तर्जमा हु बहू। ओके, वो सब अच्छा है। आपको पता है क्लास में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके उर्दू में 100 में से 100 नंबर है। ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। आपके भाई के माशाल्लाह 81 थे, उर्दू में ही आए थे। काश सीए में उर्दू होती तो मेरी एग्जाम होती। उर्दू में ही नंबर आते थे क्योंकि आती ही उर्दू थी, अंग्रेजी तो कभी ना आई हमें। सवाल नंबर 25। अब होती है एग्जाम्शन के खत्म हो गई है? एग्जाम्शन होती हैं अब क्या खत्म हो गई हैं? अभी भी मिलती हैं। वो 75% से ऊपर नंबर हो तो अकाउंटिंग एग्जाम्ट हो जाती है, क्यूएम एग्जाम्ट हो जाती है। वो भी है क्या खत्म हो गया सीन? अच्छा, अकाउंटिंग एग्जाम्ट होती है अभी? तो आप में से किसी की एग्जाम्ट हुई है? अच्छा, आपकी भी अकाउंटिंग एग्जाम्ट हुई है आईकॉम की बेस पे? अच्छा, आईकॉम में कितने नंबर हो तो अकाउंटिंग एग्जाम्ट हो जाती है? 75% से ऊपर। और ओवरऑल का भी होता है ना कि ओवरऑल भी इतने परसेंट होने चाहिए। 80 से ऊपर। ओवरऑल 80% और इंडिविजुअल 75%। तो एग्जाम्शन यार दोबारा एफएससी करनी पड़ेगी, गलत हो गया हमसे। चले कोई बात नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं होता था भाई, हमें तो ना कोई बताने वाला था। हमें पता होता हम भी जनरल साइंस पढ़ते, मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स पढ़ते, क्यूएम भी फारिग होती, इकोनॉमिक्स भी फारिग होती और अंग्रेजी भी फारिग होती। लेकिन हमने एफएससी कर लिया और हम खुद ही फारिग हो गए। सवाल नंबर 25 पे आइए। सही बात है, बचपन से यही बताया जाता है आपको कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर है बस, और तो है ही कोई नहीं। वो तो जब आप एफएससी में आते हैं तो फिर कुछ पता लगता है, नहीं यार और भी कुछ लोग हैं दुनिया में, ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको पता लगता है। तो अगर ये बात आपको पहले से पता हो ना, 5वीं 6ठी 4थी में पता लग जाए, तो शायद आप अपना करियर ना थोड़ा सा बेहतर प्लान कर लें, थोड़ा सा बेहतर। लेकिन हमें चूंकि पता ही नहीं होता
बट डॉक्टर इंजीनियर का भूत सवार होता है, तो हम एफएससी तक आके ना बस वही करते रहते हैं, फिर एंड पे फिर सारे तो नहीं डॉक्टर बनते, सारे तो नहीं इंजीनियर बनते हैं। एनीवेज ब्रूस ली बनते हैं जी हम। और 1 दिसंबर 2007 ब्रूस ली। अच्छा, इस सवाल में कोई मसला? ये सवाल आप लोगों ने किया? आप लोगों का सोल्यूशन मैच हुआ है? एक दिन का फर्क आया? कितने लोगों का एक दिन का फर्क आया? बस अच्छा, ये किया कितने लोगों ने? पहले मुझे जरा ये तो बताएं। ये रजिस्टर पे सबके मौजूद है कि ज़बानी मौजूद है? मैं कभी कभार छापा भी मार लेता होता हूं जी। लिखा हुआ है, होमवर्क किया है? कितने लोगों ने नहीं किया? मासूमियत से खुद ही बता दें। सही से मेरा भाई जरा जिगरे से हाथ खड़ा कर। क्यों नहीं किया मेरे भाई ने होमवर्क? बुक नहीं थी जी सर, बुक नहीं थी। पड़ोसी ने भी नहीं किया? क्यों? दोस्त तो दोनों? अच्छा जी हमजा साहब, तुम्हें तो डबल सजा होनी चाहिए, तुम तो 1-2 क्लास में भी नहीं आए। भाईजान आप क्लास में भी बैठेंगे और आप पहले वाले लेक्चर भी लेंगे, ठीक है? और पहले वाले लेक्चर आप आज ही लेंगे जाके। फिर आप बैठे मेरा भाई 3 घंटे लैब में और लेक्चर देख के जाएं जी। कॉस्ट का भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है मेरे भाई? ओके। और भी किसी ने हाथ खड़े किए थे जी? आप लोगों ने नहीं किए? आपने क्यों नहीं किए? बुक नहीं थी जी। अफ्तारी के बाद वीकनेस होती है, ये पहले वीकनेस होती है, बाद में वीकनेस कौन सी होती है जी? पड़ोसी ने नहीं किए, आपको भी वीकनेस? बुक नहीं। ये मार्केट में आजकल नया बहाना चल रहा है, बुक नहीं थी। ये बहाना अगर कल चलाना तो उसकी ऐसी तैसी मैंने फेर देनी है। वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। तो प्लीज मेहरबानी करें, ये किताबें जरा अपनी पूरी रखें। बस ये आखिरी दफा मैंने सुन लिया है, और होमवर्क का किसी का ना हुआ ना तो बस फिर ऐसी तैसी फेर देनी है मैंने। सर ये एक दिन का मसला, ये लीप ईयर की वजह से नहीं, मैं भाई आपका बताता है अभी आपको क्या मसला था। ले जी, कहानी तो ऊपर नीचे जो भी लिखी है उसको छोड़ें। टैक्स ईयर कौन सा है जी? टैक्स ईयर उसने 8 का पूछा हुआ है डाटा। टैक्स ईयर 8 का डाटा पूछा हुआ है, तो टैक्स ईयर 8 का डाटा मतलब 1 जुलाई 7 से 30 जून 8, ऐसे ही है। ले जी, ब्रूस ली साहब पाकिस्तान कब आए हैं? 15 दिसंबर। और ऑफिस कब ज्वाइन किया इन्होंने? तो सर दिन कहां से शुरू होने चाहिए? 15 से ही। ऑफिस ज्वाइन होने का इंतजार नहीं होना चाहिए? नहीं सर, हमने पढ़ा है कि जब पाकिस्तान बंदा आता है तो वहीं से दिन शुरू हो जाते हैं। तो ले जी, दिसंबर के 15 आपने 15 काउंट करनी है कि नहीं करनी? 15 वाली तारीख भी काउंट होगी, क्योंकि जो दिन पाकिस्तान में आने का है वो भी काउंट होता है, तो 15 तारीख भी काउंट होगी। फिर ठीक है जी, भाई साहब दुबई चले गए 21 से 30 मार्च को। सर 15 दिसंबर से लेके 21 मार्च तक सारे दिन गिनेंगे आप। 21 मार्च वाला दिन काउंट होगा? बिल्कुल, 21 को गया तो 21 का दिन काउंट होगा। और 30 मार्च, क्या ये दिन काउंट होगा? बोले बिल्कुल ये भी होगा। 30 को आ गया ना, तो दिन चाहे जाने का हो चाहे आने का हो, वो दिन काउंट होते हैं। 21 भी काउंट होगा, 30 भी काउंट होगा। ओके। उसके बाद आइए जी, साउथ कोरिया चले गए वेकेशंस के लिए। ऐसी लगी है भाई ब्रूस ली की। 12 से 21 अप्रैल, 12 का दिन काउंट होगा और 21 का दिन काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। तो सर आप 15 से 21 मार्च तक आएंगे डायरेक्ट, फिर आप ये 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 मार्च ये निकाल देंगे। 30 मार्च से दोबारा काउंटिंग शुरू करेंगे। 30, 31, आगे अप्रैल के 12 दिन पहले काउंट होंगे। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये निकल जाएंगे, और 21 अप्रैल से दोबारा काउंटिंग शुरू होगी। और उसके बाद फिर वो नॉर्दर्न एरिया चले गए, हुंजा चले गए, स्कर्दू चले गए, गिलगित चले गए, नारान चले गए, कागान चले गए, नथिया गली चले गए। 4 से 9 ये दिन काउंट होंगे? बिल्कुल भाईजान, ये पाकिस्तान के अंदर ही है, ये पाकिस्तान के अंदर ही है, तो ये दिन काउंट होंगे। तो 30 जून तक आप स्ट्रेट ही जाएंगे। ठीक हो गया? ये भाईजान असूल है जो कि आपने फॉलो करना है। लेकिन पीछे जो है ना प्रॉब्लम ये है कि उसने कहीं ना एज्यूम किया है, जैसे कि 21 से 30 उसने एज्यूम किया कि 30 जो है ना वो नहीं काउंट करना हमने, वो दुबई में गुजरा है। या उसने कोरिया का कह दिया 21 तारीख, वो कोरिया में गुजरी है, वो यहाँ पर नहीं गुजरी। लेकिन अगर ऐसा रूल होता ना तो आपका 2 दिन का फर्क आता। आपकी दुबई में भी ये गलती होती, आपकी कोरिया में भी ये गलती होती। ऐसी है ना, गलती करते तो 2 में करते। ये तो नहीं हो सकता कि जी दुबई का 30 शामिल हो रहा है और कोरिया का 21 शामिल ही नहीं हो रहा। होगी तो यूनिफॉर्मिटी होगी ना। तो इसीलिए आपने वैसे करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि वो 21 को गया है और 30 को आया है। 21 भी काउंट होगा, 30 भी काउंट होगा। सोल्यूशन में या तो वो 30 को इग्नोर कर रहा है या वो 21 अप्रैल को इग्नोर कर रहा है जो पाकिस्तान में आने का दिन है।
तो ऐसा नहीं हो सकता, इग्नोर उसको या तो दोनों में करना चाहिए था या दोनों में ना करता। ऐसे नहीं होता कि एक में कर दे एक में ना करे, या तो वाज़ेह इंडिकेशन हमें देता कि भाई 21 अप्रैल साउथ कोरिया में गुजरा और वो 22 को आया, कोई ऐसी बात करता। ऐसी बात उसने कोई भी नहीं की। तो इसीलिए आपको जाने वाला दिन और आने वाला दिन दोनों काउंट करने हैं। और याद रखिए, पेपर में अगर आपको इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाए ना कि आपको ना समझ आ रही हो, आप ना एक एजम्पशन दे सकते हैं, आपको इसकी इजाजत है। आप लिख सकते हैं वहां पे, एज्यूमिंग दैट ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 12 अप्रैल एंड ही केम बैक पाकिस्तान ऑन 21 अप्रैल। आप ये लिख सकते हैं। और अगर आप ये दोनों दिन शामिल नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं नहीं जी 12 भी वो बाहरी था, 21 भी बाहरी था, तो इसका मतलब है कि वो 11 को गया होगा, तो आप लिख दे एज्यूमिंग दैट ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 11th। तो आप ऐसी जम्पशन दे के करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। उसने बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट देखना है, उसने आपका रट्टा नहीं देखना। उसने देखना है कि इसको कॉन्सेप्ट आता है, बस ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। ये बात क्लियर हो गई। इस सवाल में जो किसी को प्रॉब्लम्स थे क्लियर हो गए। सवाल पूछिए किसी का कोई है तो। 2008 में ये लीप ईयर है, 2008 ये लीप ईयर है। लेकिन सर उसने पिछले सोल्यूशन में फरवरी के 28 दिन काउंट नहीं, वो गलत किया होगा उसने। असल में मैं आपको बताता हूँ, अब सुने जरा, ये भी एक कहानी है। ये किस अटेम्प्ट का सवाल है, समझ रहे हो? ये सवाल जो है ना, आपको बहुत सी किताबों में, सिर्फ पाकिस्तानी, दुनिया भर की किताबों में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। ये क्यों है सर? जब हमारे पोते 2098 में सीए कर रहे होंगे ना, और उनके सामने ये सवाल आएगा, उनको लगेगा 2098 है, उनके लिए किताब को दोबारा अपडेट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो सिर्फ ये एक फनकारी होती है जो किताब को अपडेट ना करना पड़े, उसके लिए करनी पड़ती है। असल में ये 18 है, क्योंकि ये सवाल 2018 में आया है, वो आपको 2008 लग रहा है, तो दिस इज 18 एक्चुअली। तो आप जिस अटेम्प्ट में पेपर दे रहे होंगे, आप 24 में दे रहे हैं ना, तो आपको 24 का सवाल आएगा, वो लीप ईयर होगा, तो कंसिडर इट एज अ लीप ईयर। तो पेपर में अगर 20x4 आता ना, डोंट मेक इट 2004, मेक इट 2024। वैसे 4 भी बना लेंगे तो लीप ईयर ही बनना है, तो आपकी तो जान छूट गई। तो बहरहाल आपको 24 का सवाल आएगा भाई। सब अच्छा है? वो बोलिए तो सही। सवाल नंबर 24 पे आइए। Under the provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, discuss the residential status for tax year 2017 in each of the following situations। 17 की बात हो रही है। On 21 सितंबर 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1 May 2017 and came back to Pakistan. On 16 May 2017, he got a new job in Pakistan which he continued till 30 जून 17। मेरे भाई दिन गिन के बता दें, 21 सितंबर से दिन गिनने शुरू होंगे और 1 मई तक गिनेंगे। ऐसे ही है? गिन के बताएं, 21 सितंबर से 1 मई तक कितने दिन बनते हैं? बोलिए तो सही। नहीं बोलेंगे? वो खुदा के बंदो बताओ तो सही, कितने दिन बनते हैं? आसिफ साहब रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं? इज इट दुबई और दुबई? अच्छा दुबई होता है, दुबई जो कहते हैं गलत कहते हैं। अच्छा हाँ जी बताइए जी, इज ही रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? 21 सितंबर से 1 मई तक के दिन गिने। रेजिडेंट कितने दिन बने मेरे भाई? भाई मेरा भी सलाम कहना, ठीक है? बड़ी जरूरी कॉल है जी। 223 दिन रेजिडेंट। पहला गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा। और इसके अलावा और बताइए जी जवाब। सितंबर के कितने दिन बनते हैं? अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के। आपको पता है उस्ताद बगैर तस्मों के जूते क्यों पहनता है? हाँ जी जरा देखें, 21 सितंबर से लेके 1 मई तक वो पाकिस्तान में था कि पाकिस्तान से बाहर था? तो खुदा के बंदो, पाकिस्तान वाले दिन गिनने होते हैं कि बाहर वाले गिनने होते हैं? मतलब मैं भी बोली जा रहा हूं, आगे से सुन भी नहीं रहे, गिनी जा रहे हैं, कैलकुलेट करी जा रहे हैं अन्नेवा। वो भाई पाकिस्तान वाले दिन गिनने होते हैं, वो पाकिस्तान के दिन गिने। 21 से लेके 1 मई तक तो वो पाकिस्तान में नहीं था। आप क्यों गिन रहे हैं वो दिन? नहीं वो बोले यार, ये देखो कौन लोग हो यार। 1 जुलाई से लेके 30 जून, ओ भाई वो 21 सितंबर को फरार हो गया था और वापस आया 1 मई को।
इतना हिस्सा वो पाकिस्तान में नहीं था। तो आप पाकिस्तान में जो दिन थे वो गिनते हैं, जो नहीं थे वो गिनते हैं? तो जो थे वो तो ये थे और ये थे, वो गिने ना, वो गिन रहे हैं जो दुबई था वो। अजीब लोग हैं यार, बोता रोजा लग रहा है जी। नहीं, बात एक नहीं है भाई। अब 223 पे आपने रेजिडेंट ही बना दिया उसे, माशाल्लाह आवाजें आ गई थी रेजिडेंट की। 365 से माइनस, ये बात पहले नहीं ना हुई असल में, पहले तो 223 की आवाज लग के तो रेजिडेंट भी बन गए थे वो। तो मेरे भाई जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 21 ये काउंट होंगे, और मई यकम से के 16 से, यकम को पाकिस्तान आ गया ना वो, तो यकम से लेके आगे 31 मई के हो गए और जून के 30 हो गए। तो गिन ले रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। शुक्र है, खुदा के बंदो आंखें खुली रखा करो, सोई कौम गफलत की नींद। Associate is an association of person and provides accounting services in Dubai. On 2 January 2017, the entire management and control of its affairs was shifted from Karachi to Dubai. जी, रेजिडेंट एओपी या नॉन रेजिडेंट एओपी? कैसे रेजिडेंट? जी बिल्कुल, टैक्स ईयर 2017 की बात हो रही है, और टैक्स ईयर 2017 होता है यकम जुलाई 16 से 30 जून 17। इस दौरान अगर थोड़ा सा भी स्टे पाकिस्तान में मौजूद था तो ये रेजिडेंट बन जाएगी। और उसने खुद कह दिया कि 2 जनवरी 17 से पहले अफेयर्स इसके कराची में मौजूद थे। तो ठीक है जी, कराची में मौजूद थे, साल में किसी भी टाइम मौजूद थे, तो ये एओपी रेजिडेंट बने। तो डेफिनेशन लिखेंगे, साथ लिखेंगे द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एओपी वर इन कराची इन 2017, टैक्स ईयर 2017, देयरफॉर दिस एओपी विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट एओपी इन टैक्स ईयर 2017। और बात समझ आ सवाल नंबर 20 आप लोग देखेंगे, इसका पहला ए और बी डेफिनेशंस हैं जी सिर्फ। फिर आप लोग सवाल नंबर 18 देखेंगे, इनकलाब लिमिटेड। और अगर आप इसका सवाल देखें तो आपको पता लगेगा कि ये सवाल 5 साल बाद दोबारा आया था, जो कि अभी हम सवाल नंबर 26 की शक्ल में देख चुके हैं। ऐसे ही है, सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 26 क्या मिलते जुलते नहीं है? नहीं बोलेंगे? ओके, आइए जी सवाल नंबर 17 के ऊपर। 17, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयरअंडर डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर टैक्स ईयर 13। टैक्स ईयर 13 की बात हो रही है भाई। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012 टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज न्यू जॉब। ही विजिटेड कराची के लोग अपनों में फ्रॉम 20 जून 2013 टू 24 जून 2013 for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled। बताइए रमीज साहब टैक्स ईयर 2013 में रेजिडेंट हैं या नहीं हैं? दिन कहां से कहां गिनना काउंट करेंगे आप? 24 दिसंबर से गिनना शुरू करेंगे और 20 जून तक गिनेंगे? नहीं बोलेंगे जी? कहां से दिन गिनना शुरू होंगे? सबसे पहले ये बताइए, टैक्स ईयर 13 में कौन से 12 महीने होते हैं? यकम जुलाई 12 से 30 जून 13। अब बताइए इस दौरान वो कितना अरसा पाकिस्तान में रहा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर के कितने दिन? दिसंबर के 24 दिन। फिर जनवरी भी नहीं था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी नहीं था। जून के 20 तारीख को वो पाकिस्तान आया, तो क्या 20 तारीख काउंट होगी? 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन जून के काउंट होंगे। तो टोटल करके देख लें रेजिडेंट बनता है कि नहीं। बात समझ आई है? और बोले खलील, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस लास्ट 3 years was posted to the Pakistan's mission in Geneva from 1 August 12 to 30 June 13। जी वजह रेजिडेंट भाई, पिछला पूरा साल पाकिस्तान नहीं था, आप उसको रेजिडेंट बना रहे हैं। अच्छा, अगर एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का तो फिर दिन नहीं गिनने होते जी। बिल्कुल, अगर एम्प्लॉई हो फेडरल गवर्नमेंट का, पोस्टिंग अब्रॉड हो, तो फिर आपने दिन नहीं गिनने होते, फिर वो वैसे ही रेजिडेंट बन जाता है। अली एसोसिएट is a partnership firm and provides consultancy services in Pakistan as well as United Kingdom. The management and control of its affairs is situated partly in UK and partly in Pakistan। यार प्लेट में रख के उसने आपको सवाल दे दिया। अगर अब ये भी किसी को नहीं आता ना, तो मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज़ है। आपके अफेयर्स पाकिस्तान में पार्टली मौजूद हैं, और आपको पता
कि एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स पार्टली भी पाकिस्तान में मौजूद हो तो एओपी रेजिडेंट हो है. सो अली इज अ रेजिडेंट एओपी. स्मिथ, अ नाइजेरियन फुटबॉल कोच, केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी 13. ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 13. जी बताइए. फरवरी का एक दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31. जुलाई अगस्त नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको 2 टैक्स ईयर का डाटा दे दे. बिल्कुल हो सकता है सर. आपने सिर्फ अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है. तो आपसे रेलेवेंट टैक्स ईयर का डाटा 30 जून तक है. 28 फरवरी से 30 जून 13 तक जो है वो काउंट करें और बता दें कि टैक्स ईयर 13 में स्मिथ साहब रेजिडेंट हैं या नहीं है. ठीक होगी बात. कुछ कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का. यहाँ तक किसी का कोई सवाल? और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये कहते हुए कि सवाल नंबर 11 आपका होमवर्क है. कल कहे सही कोई कि मेरे पास किताब नहीं थी. तो ठीक है. और शौकत और बशीर, क्या नाम है मेरे भाई का? अहमद. सॉरी अहमद भाई, किताब ले लेंगे ना आज? पक्की बात है. पड़ोसी को भी ले देंगे किताब कि एक ही किताब से काम चलाएंगे पेपर तक. कहेगा तो दिलवा दें. चलें ठीक है. कोई मसला हो तो बताइएगा, भाई हाजिर है. आए जी सफ़ा नंबर 33 पे. सफ़ा नंबर 33 पे. किसको? क्या मतलब? लॉ, सिनेरियो, लिंक विद लॉ, कंक्लूजन. जी बिल्कुल लिखेंगे सर. मेरे ख्याल में लिखने हमारा रिटर्न पेपर है दोस्त. या तो एग्जामिनर होगा तो सुनाइएगा उसे अगर वो मानता तो. जी वर्किंग बिल्कुल ज़रूरी है भाई. 100% ज़रूरी है. उसको बताना तो है ना कि मैंने पड़ोसी से नहीं देखे 175. मैंने कैलकुलेट किया. जैसे ये वर्किंग करते हैं वैसे ही हम करते हैं. हाँ वैसे ही कर दें. ब्रैकेट में गिन दें, यूं कर दें, वर्किंग 1 बना दें. डजेंट मैटर. आपने बस ये पूरे करने हैं 175 कैसे हुए. वो चाहे उसी लाइन में ब्रैकेट में लिख दें, अलहदा से वर्किंग का रेफरेंस बना के वर्किंग 1 रेफरेंस दे दें. जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं है. आई कैप जो है इतना सख्त नहीं है. आपको पता नहीं क्यों लगता है वो बड़ा नरम मिजाज किस्म का इंसान है. वो तो तैयार बैठा है कि मेंबरशिप ले लो मेरे से. और आप लोग ही तैयार नहीं मेंबरशिप लेने के लिए, तो वो क्या करे बेचारा. वो तो बेचारा बैठा हुआ है कि यार ले लो मेंबरशिप, खुदा का वास्ता है. 1961 से लेके अब तक करीबन 70 साल हो गए हैं और हमारे पास सिर्फ 13,000 लोग आए हैं. और 13,000 में से भी कुछ लोग वापस भी चले गए हैं. हाँ डेथ भी हो गई है ना काफ़ियों की, रिटायर भी हो गए हैं. तो बच्चे कुछ कोई 7-8 हज़ार ही हैं. वो भी मेरे जैसे हैं. तो कोई काम के बंदे भी आए ना फिर आगे. चले जी आ जाइए सफ़ा नंबर 33 पे. जी भाई क्या कहा? बस कर दें. FR1 पढ़ते हो? किनसे पढ़ते हो? हाँ तो क्लास कितने बजे शुरू होती है बताओ ना ज़रा. हाँ तो ख़त्म कितने बजे होती है? 9 बजे के 9:15 बजे? 9:15 बजे. कभी वहाँ पे सर को क्या सर बस कर दें? यहाँ पे भी 1 घंटा 5 मिनट क्लास हुई है, सर बस कर दें. ओ यार वेरी वैलिड क्वेश्चन. यार नहीं भाई सुधर गया. वो पहले मैं ज़रा होता था ऐसा, अब मैं ज़रा सुधर गया. असल में पहले काम होते थे ना, अब मैं वेला हूँ बिल्कुल. चलें जी पर्सन. नहीं यार वो जो जगह थी ना वहाँ पे उतना चल जाता था, यहाँ पे इतने नहीं चलता. हमारे पास सिर्फ 97 लेक्चर है मेरे भाई. आपको मैंने काउंट करवा दिए थे. और आपको पता है ये सेशन भी ऐसा है, एंड पे काफ़ी चीज़ें करानी होती हैं क्योंकि हम शुरू के ना कोई 1-1.5 महीना ना कोई न्यूमेरिकल करने की पोजीशन में नहीं होते. ठीक है, क्योंकि थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे आपको न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा. तो सैलरी का चैप्टर जब तक हम नहीं करते ना, हम तब तक न्यूमेरिकल नहीं करते. और सैलरी के चैप्टर तक पहुंचने के लिए ना हमें कम से कम 40 लेक्चर चाहिए. 40 से 45 लेक्चर जब होंगे ना तो आप सैलरी कर चुके होंगे. उसके बाद फिर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी होती है, वो भी कराने होते हैं. फिर बिजनेस होता है, पूरा सेल टैक्स होता है. तो काम ना बहुत ज़्यादा होता है मेरे भाई. तो वो ना फिर पूरा नहीं होता खुश उसलूबी के साथ. तो इसीलिए ज़रा कोशिश ये है कि इस दफ़ा पूरा टाइम अभी से यूटिलाइज़ कर लें, ना कोई हरकतें करें, ताकि एंड पे हमें टाइम मिल जाए प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए. वहाँ पे आप लोग ना बड़े परेशान होते हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा ज़रा साबित कदम रहिए. कोई मसला नहीं, वक्त अच्छा हो बुरा हो गुजर ही जाता है. बाकी रह गई हमारी कितनी 94 मुलाकातें रह गई हैं, वो भी गुजर जाएंगी. पर्सन. द फॉलोइंग shall be treated as persons under income tax ordinance 2001, namely
एन इंडिविजुअल, अ कंपनी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है पाकिस्तान से बाहर। तो अगर कोई कंपनी या कोई एओपी पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है तो हम उसको भी पर्सन ही कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि एओपी और कंपनी पाकिस्तान की हो तो ही पर्सन होगी, अगर वो पाकिस्तान से बाहर की भी होगी तो वो भी पर्सन ही कहलाई जाएगी। बात समझ आती है? पॉइंट नंबर सी, फेडरल गवर्नमेंट को भी वो पर्सन कह रहा है, ठीक है जी। फॉरेन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट को भी वो पर्सन ही बोल रहा है। अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर कोई बैरूनी गवर्नमेंट को सियासी तौर पे डिवाइड किया हुआ है तो वो भी हमारे लिए पर्सन ही है। बस इसकी कोई प्रैक्टिकल मिसाल अभी मेरे जहन में नहीं है। पाकिस्तान में वैसे है अगर आप लोग समझ जाएं तो, लेकिन पाकिस्तान की जो है ना वो फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है। अगर बाहर के मुल्क में कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाए ना तो वो फिर हमारे लिए पॉलिटिकल सब डिवीजन होगी और वो भी हमारे लिए पर्सन होगी। और समझ रहे हो? समझ रहे हो? बस ठीक है, इशारा ही काफ़ी है। और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इदारा है, आलमी इदारा सेहत, वो इसकी एक मिसाल है, वो भी हमारे लिए पर्सन है। तो ये बातें जो सी वाली हैं ना, सी पॉइंट वाली बातें बस थ्योरी की हद तक ही हैं, क्योंकि ये सब कंपनी के ज़ुमरे में जाते हैं और कंपनी की टैक्सेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थ्योरी की हद तक ही रखें इसको। बात समझ आ गई? पर्सन की डेफिनेशन में किसी को कोई मसला? कंपनी, कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। भाई डेफिनेशन दो तरह की होती हैं, एक वो डेफिनेशन जिसके साथ लिखा होता है मीन्स, और एक वो डेफिनेशन होती है जिसके साथ लिखा होता है इंक्लूड्स। जिसके साथ मीन्स लिखा होता है ना, इसका मतलब है कि जो लॉ कह रहा है बस वही सुनो, अपनी फनकारियां मत लगाओ। और जहां पे इंक्लूड्स लिखा होगा इसका मतलब है कि जो लॉ कह रहा है वो सुनो, और साथ ही साथ जो डिक्शनरी में इस वर्ड के मीनिंग है वो भी इसका मतलब है। यहां पे डिक्शनरी मीनिंग को इग्नोर कर दिया जाता है कि डिक्शनरी में जो भी लिखा है अंग्रेजी की फारिग कराउस है, लेकिन यहां पे जो लॉ कह रहा है वो भी शामिल है और जो डिक्शनरी में लिखा है वो भी शामिल है। ओके, तो अगर आप नीचे एसोसिएशन ऑफ पर्संस की डेफिनेशन देखेंगे उसके साथ इंक्लूड्स लिखा है, तो वो इंक्लूड वाली डेफिनेशन है और ये कंपनी की मीन्स वाली डेफिनेशन है। तो अब हम कंपनी पढ़ने लगे हैं, वो कह रहा है जो मैं कह रहा हूं यही सुनो, अपने डिक्शनरी के मतलब मत जाओ। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017। आप इंशाल्लाह जब ये पार्ट ए पास कर जाएंगे, अल्लाह खैर करे, सितंबर 2024 में, तो फिर आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर जो आपको कानून पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कंपनीज एक्ट 2017, और वहां पे कंपनी की डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाएगी। तो वो जो डेफिनेशन वहां पे पढ़ाई जाएगी ना, वो हमारे इस कानून के तहत भी कंपनी ही है। ठीक है जी, ओके। सो जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन है वही हमारे लिए डेफिनेशन है। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। चंद लोग मिले, बॉडी कॉर्पोरेट चंद लोग मिले और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, वो भी कंपनी है। अब मुदारबा, मुदारबा तो आप सबको पता है क्या होता है। ये एक इस्लामिक मॉडल होता है जिसमें एक शख्स जो है वो पैसे कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा अपना स्किल कंट्रीब्यूट करता है। माशाल्लाह आप सब अमीर लोग हैं, अगर मैं आपको कहूं कि 10 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूं, मैं कोई इससे कोई कारोबार चला लूंगा, तो आपके पैसे और मेरी महारत, मुदारबा। ठीक है जी, तो लॉ मेकर ने कहा कि मेरी नजर में ये भी कंपनी है। पॉइंट नंबर डी, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। वो कहता है कि चंद लोग मिले और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करा लिया। ओ भाई कौन सा कानून दूसरे मुल्क का? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। सर कंपनीज तो हर मुल्क में पाई जाती है ना, तो इसका मतलब है कि हर मुल्क में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कानून मौजूद होगा। बांग्लादेश में भी मौजूद होगा, श्रीलंका में भी होगा, थाईलैंड में भी होगा, मलेशिया में भी होगा, सब जगह होगा। तो अगर आपने बाहर के मुल्क के कानून के तहत, कौन सा कानून जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को डील करता है, उसके तहत कोई कंपनी रजिस्टर करा ली, तो हमारी नज़र में वो भी कंपनी है। सादा जबान में बाहर के मुल्क की कंपनीज भी हमारे लिए कंपनी ही है। पॉइंट नंबर डी समझ आया आपको? तो अगर किसी शख्स ने दूसरे मुल्क के कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो वो भी कंपनी है। वो बात समझ आ रही है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है जी? ये जो रहते हैं ना आप, शौकत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये उसकी बात हो रही है, हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है।
तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है हाउसिंग सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और इन दोनों की डेफिनेशन ना पहले आपके कोर्स में होती थी, लेकिन अब वो डेफिनेशन जो है ना इन्होंने उड़ा दी हैं, तो इसलिए अब इनकी डेफिनेशंस में डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लें कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं ना, इन्हीं को ही बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये फाइनेंस सोसाइटी ना कुछ पैसों का अरेंजमेंट वगैरह करती हैं, इनको बोलते हैं। तो ये भी कंपनीज़ हैं। फिर आता है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मिसाल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की? आई कैप। जी बिल्कुल, मुझे पता था पहला लफ्ज़ यही आएगा, आई कैप इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। ईदी, शौकत खानम, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें इनका कोई मकसद पैसा कमाना नहीं है। जी भाई, क्या ये बोला है? कैमरा से इधर करो। ओके जी, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी है। उसके बाद आ गया जी ट्रस्ट, एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। भाई ट्रस्ट की डेफिनेशन इसके बाद आ रही है, वो डेफिनेशन में देखेंगे कि क्या होता है। एच पे आ जाइए, जी पॉइंट उधार रहा आप है, एच पे आइए। एच के लिए मिसाल के तौर पे दो दोस्त थे, एक का नाम था डेविड वार्नर, एक का नाम था स्टीव स्मिथ। दोनों रहते थे ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक जूतों की दुकान खोली जाए, जूते बेचने की दुकान खोली जाए। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने दुकान खोल ली। अच्छा, वार्नर ने एक दिन स्मिथ से कहा, यार स्मिथ, हाँ वार्नर, अच्छा ये अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, मैं आपके लिए तर्जमा कर रहा हूँ, यार क्यों ना हम अपना बिजनेस जो है उसको कहीं पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर करा लें। वार्नर ने कहा, स्मिथ यार ज़रूरी नहीं है, देख लेंगे, इतना तो भरोसा हम एक दूसरे पे है ही, कोई बात नहीं यार, कराना करा लो, नहीं कराना ना कराओ। खैर वक्त गुजरता गया। एक दिन वार्नर दुकान पे आया तो स्मिथ बड़ा उदास बैठा हुआ था। वार्नर ने पूछा, स्मिथ यार तू इतना परेशान क्यों है? स्मिथ ने कहा, यार मेरी ना हमेशा बचपन से एक ख्वाहिश रही है। वार्नर बोला, क्या? मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं लाहौर में लिबर्टी में अपनी दुकान खोलूँ। यार इतनी सी बात पे परेशान क्यों होता है, आ चलते हैं। ले जी, दोनों ने जहाज पकड़ा, पहुंच गए लाहौर के लिबर्टी मार्केट और यहाँ पे इन्होंने अपनी दुकान खोल ली, वार्नर एंड स्मिथ शूज़ के नाम से। जूते बेच रहे थे। एक दिन जूते बेच रहे थे तो कुछ लोग दुकान पे आए और उन्होंने आके कहा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा, जी हम वार्नर और स्मिथ हैं। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर हम जूते बेच रहे हैं। अच्छा, पैसे कमा रहे हो? जी जी। बाहर के मुल्क में काम करते रहे हो? हाँ जी करते रहे हैं काम। क्या वहाँ पे तुमने अपने आप को पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर कराया था? अच्छा छोड़ो, कराया था नहीं कराया था मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कंपनी हो। सर वजह? क्यों कंपनी हम? बस कंपनी हो। ओ वजह सर, हमने तो एक पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया में बनाई थी, हम कैसे कंपनी है? मैं जो कह रहा हूं तुम कंपनी हो। सर एवी कंपनी हो? हाँ एवी कंपनी हो। और वो ये कह के चलेगा। और फिर स्मिथ ने किताब खोली, कंपनी की डेफिनेशन खोली, तो पॉइंट एच लिखा था, अ फॉरेन एसोसिएशन, बाहर के मुल्क में बनने वाली एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो बाहर के मुल्क में रजिस्टर हुई या नहीं हुई इससे फर्क नहीं पड़ता, विच द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो अगर बोर्ड ने आपको कह दिया कि आप कंपनी है तो बस फिर है। ये बदमाशी वाला पॉइंट है भाई। तो अगर बोर्ड ने आपको कह दिया कि शौकत आप कंपनी हो तो बस फिर आप कंपनी हैं, आप इंडिविजुअल से निकल के कंपनी में आ गए। फिर आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, जो मर्जी करते रहे, आपको बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कंपनी, आप बन गए कंपनी। तो यह सिंपल बदमाशी वाला पॉइंट है, इससे ज्यादा मेरे पास इस पॉइंट में समझाने के लिए कुछ नहीं है। ओके, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मिथ और वार्नर का क्या बना, मुझे नहीं पता, बस कहानी यहीं तक थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये भी हमारे लिए कंपनीज है और ये मैं आपको वजह बता चुका हूँ कि इनकी टैक्सेशन चूंकि होती है कंपनी की तरह की, इसलिए शामिल किया गया है। और एक है स्मॉल कंपनी, ये कॉन्सेप्ट है जी जिसकी डेफिनेशन पहले आपके कोर्स में थी, अब ये डेफिनेशन में निकाल दी गई है। इस स्मॉल कंपनी की कुछ खसूसियात थी और उनके कुछ फ़वायद थे, वो जो भी थे अब छोड़ें, बहरहाल वो भी कंपनी है। तो सर ये ए से लेके के तक, जिसमें से जी मैंने आपको बस अभी बताना है, बाकी सब बातें हमारी पूरी हो गई। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ओके। टैक्स रेट फॉर कंपनीज इज 29%। कंपनीज ने टैक्स 29% पे पे करना होता है। हमें क्या लगे, हमारे लिए तो कंपनीज वैसे ही जो है वो टैक्सेशन में नहीं है, तो बस हम रट्टे की हद तक इसको याद कर लेंगे, थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली हमारा कोई काम नहीं है। भाई वक्त थोड़ा है, ट्रस्ट की डेफिनेशन में टाइम लगेगा, ये हम कल करेंगे। यूनिट ट्रस्ट भी कल करेंगे। हम करेंगे एओपी आज, बस ये 1-2 डेफिनेशन कर लेते हैं, 2-4 मिनट में हो जाएंगी। एओपी क्या होती है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये दो लोग मिलकर कोई कारोबार करें तो बन जाती है, लेकिन लॉ में इसकी जरा और डेफिनेशन है।
एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग, भाई डिक्शनरी में जो मतलब है वो भी है और ये भी है। अ फर्म, फर्म की डेफिनेशन आगे आ रही है, अभी पढ़ लेते हैं। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेरे भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता भाई। ये कॉन्सेप्ट ना अब ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट तब एग्जिस्ट करता था जब पाकिस्तान नया नया बना था, या जब पाकिस्तान नहीं बना हुआ था, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, तब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते थे। होता क्या था जी, जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे या जिन्होंने ऑप्ट किया कि हमने इंडिया नहीं जाना, हमने यहीं पर रहना है, उन लोगों का ना एक उनके अंदर एक कल्चर था, अभी भी शायद होगा, कि ये लोग जो कारोबार करते हैं ना, फिर पूरे का पूरा खानदान वही कारोबार करता है। मिसाल के तौर पे अगर इनका बसें चलाने का कारोबार है ना, तो अब्बू भी बसें चला रहे हैं, अम्मी भी बसें चला रही हैं, नाना भी बसें चला रहे हैं, नानी भी बसें चला रही हैं, दादाजी बसें चला रहे हैं, दादी भी बसें चला रही हैं, वो सारा खानदान ही बसें चला रहा है। तो लॉ मेकर ने कह दिया कि चूंकि तुम सब एक ऐसे लोग हो, हिंदू हो और अनडिवाइडेड हो, तुम लोगों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें इसी बिना पर मैं तुम्हें एओपी का दर्जा दे देता हूं कि तुम सब आपस में पार्टनरशिप हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। बहरहाल अब ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा, मुझे भी आज तक कहीं नजर नहीं आया। आगे चलें। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन, लुग़वी मायने इसके हैं मसनूई कानूनी लोग। अब ये लोग कौन होते हैं जी? आप में से काफ़ी लोग माशाल्लाह हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते होंगे, अमीर लोग हैं जी, 4-4 कनाल के घर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और दे आप लोगों को। एक दिन आप शाम को 5 बजे बैठे थे, रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई, सॉरी दस्तक नहीं हुई, बेल हुई, आप बाहर चले गए, तो बाहर आपकी सोसाइटी के जो वेले तरीन 10 लोग थे ना, वो खड़े हुए थे। सलाम किया और उन्होंने कहा कि सर जी, हमने इस सोसाइटी की ना फलाह बहबूद का बेड़ा उठाया, ये मैं प्रेसिडेंट हूं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये फलाना है, ये टमकाना है, ये टमकाना है और ये टमकाना है। आप हमें महीने के 1000 रुपये दिया करें, आपकी कोई गली मोहल्ले में कोई बिजली की लाइट हो, कोई दरख्त काटना हो, कोई सड़क टूटी हो, हम जिम्मेदार। और आपकी गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर भी लगेगा, सोसाइटी में सिर्फ आपकी स्टिकर वाली गाड़ी आने की इजाज़त होगी, कोई इररिलेवेंट गाड़ी आने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे लोग अक्सर आ जाते हैं ना घर पे। ये जो चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, अगर ये किसी दिन एफबीआर के हत्थे चढ़ गए ना, तो एफबीआर कहेगी यू आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तुम सब भी एओपी हो, तुम सब भी टैक्स दो। ओके, तो उन लोगों को भी एओपी का दर्जा दे दिया गया। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात हो रही है, ये जो चंद लोग इकट्ठे होकर समाज सेवा पे निकल आते हैं ना, तो जरा एफबीआर से बच के रहें, अगर हत्थे चढ़ गए तो उनको भी एओपी का दर्जा दे दिया जाएगा। और डी पॉइंट कहता है जी, एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, वो कहता है कि चंद लोगों ने अगर अपने आप को पाकिस्तान से बाहर किसी भी कानून के तहत रजिस्टर करा लिया तो वो एओपी हैं। लेकिन सर यहां पे एक मिनट रुक जाए, मैं कहता हूं कि अगर मैंने बाहर के किसी भी कानून के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो मैं एओपी हूं। कंपनी की डेफिनेशन पे आए, वहां पे डी में लिखा था कि अगर आपने बाहर के मुल्क में कंपनी वाले कानून के तहत रजिस्टर करा लिया तो आप कंपनी है। ये डी में पढ़ के आए हैं। एओपी क्या कहता है? बाहर किसी भी मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करा लो, एओपी हो। तो सर अगर मैंने बाहर के कंपनी वाले कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, ये एओपी की डेफिनेशन कह रही है कि मैं एओपी हूं, कंपनी की डेफिनेशन कह रही है कि मैं कंपनी हूं, तो हम किसकी सुने? सर आप एओपी की पहला पॉइंट तो पूरा पढ़ लें। लिखा हुआ है एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसने पहले ही कह दिया कि मुझे पता तुम लोग कंफ्यूज हो गए, बाहर के मुल्क में अगर कंपनी वाला कानून होगा तो कंपनी में चले जाओगे, कंपनी के अलावा कोई कानून होगा तो तुम एओपी में आ जाओगे। वो बात समझ आ रही है? यहां तक सब अच्छा है? यहां तक किसी का कोई सवाल? जनाब जी बिल्कुल टैक्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा जी? नहीं सर, ये वजह आपको मैं कल इंशाल्लाह बता दूंगा, कल थोड़ा बहुत इसमें आपको तारुफ हो जाएगा। कल की क्लास में इसलिए कह रहा हूं, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास किसी ने छोड़नी नहीं है, क्योंकि कल बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। जनाब ये एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर फॉरेन लॉ जी, अगर आपने अपने आप को किसी बाहर के कानून के मुताबिक रजिस्टर करा लिया तो आप कौन हैं? आप एओपी हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को बाहर के मुल्क में कंपनी वाले कानून में रजिस्टर करा लिया तो फिर आप ऊपर कंपनी के डेफिनेशन में चले जाएंगे, यहां से निकल जाएंगे, जो उसने आगे भी बोल दिया, हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? मेरे ख्याल में काफ़ी है। सुबह वाली क्लास में वैसे मैंने फर्म की डेफिनेशन करा दी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपको इंशाल्लाह कल करा देंगे। सोसाइटीज होती हैं प्राइवेट, बैरियर टाउन, पार्क व्यू, ये सिक्योरिटी गार्ड जो है, हम कह सकते हैं
इनको क्या कह सकते हैं? नहीं यार, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं और ये उनके मुलाजमीन होते हैं, इनको नहीं आप कह सकते। ये कौन सा खुद लोग इकट्ठे होते हैं, तो खुद नौकरी पे होते हैं, तो वो उन लोगों की बात हो रही है जो खुद इकट्ठे हो जाते हैं। जी सॉरी, कह सकते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंजुमन ताजराने हाल रोड, बिल्कुल कह सकते हैं आप, ठीक है जी। और कोई चीज़? अल्लाह हाफिज़।